नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो ये इंसानी जज्बे, लगातार चलने वाले संघर्ष और कभी ना हार मानने की एक बहुत ही भावुक मिसाल है। ये कहानी है एक गरीब मटन बेचने वाले की। हम देखेंगे कि कैसे भूख और कड़कड़ाती ठंड से शुरू हुआ एक इंसान का सफर एक शानदार कामयाबी तक पहुंचता है। इस कहानी में समाज की कुछ बहुत ही कड़वी सच्चाइयां भी छिपी हैं और परिवार के प्यार की वो मिठास भी जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है और जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है वो ये है कि एक बेबस पिता जिसका नाम श्यामू है अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया को ठंड और भूख से बचाने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है। सोचिए क्या होगा जब भुखमरी से बचने की जद्दोजहद में वो एक ऐसे जाल में फंस जाए जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक हो। इस कहानी की शुरुआत में ही हालात इतने बदतर हैं कि देखा जाए तो इंसान के पास कोई सही विकल्प बचता ही नहीं है। जरा एक पल के लिए इस मंजर की कल्पना कीजिए। कड़कड़ाती सर्दी का मौसम है, तालाब के किनारे एक मिट्टी का छोटा सा टूटा फूटा घर है जिसकी दीवारों की दरारों से एकदम बर्फीली हवा अंदर घुस रही है। घर के अंदर क्या है? बस एक फटी हुई रजाई जिसमें शामू और उसकी बेटी गुड़िया दुबक कर बैठे हैं। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है और न ही आग जलाकर शरीर गर्म करने के लिए एक भी लकड़ी बची है। ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये वो बेबसी है जहां अगले पल के जिंदा रहने की कोई गारंटी ही नहीं होती। लेकिन देखिए, इस घोर निराशा और अंधेरे के बीच भी पिता और पुत्री का जो बॉन्ड है ना, वो इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। शामू अपनी बेटी से कहता है, जब तक ये बूढ़े हाथ चल रहे हैं तेरे सामने हार नहीं मानूंगा, बस तो साथ देना। ये शब्द उस असीम प्यार को दर्शाते हैं जो उन्हें जिंदा रखे हुए है। भले ही शामू का शरीर ठंड से जम रहा हो, उसकी जेब बिल्कुल खाली हो, लेकिन एक पिता होने के नाते उसका हौसला टस से मस नहीं हुआ है। ये वो पल है जो हमें याद दिलाता है कि इंसान अक्सर खुद से ज्यादा अपनों के लिए लड़ने की ताकत जुटा लेता है। अब यहाँ समाज के एक ऐसे कड़वे सच का सामना होता है जो सच में छुपता है। अगले दिन शामू काम की तलाश में गांव के अलग अलग दरवाजों पर भटकता है। वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए कोई भी कैसा भी छोटा मोटा काम करने को तैयार है, लेकिन गांव वालों का रवैया वो उसे पूरी तरह से नकार देते हैं। और इसका कारण क्या है? उसकी कोई अयोग्यता नहीं, बल्कि उसका खानपान। लोग उसे सिर्फ इसलिए काम देने से मना कर देते हैं क्योंकि वो मांस खाता है, उसे अपवित्र मानते हैं। एक इंसान की भूख को उसके शाकाहारी या मांसाहारी होने के तराजू पर तौला जा रहा है, जो कि एक बहुत ही गहरे सामाजिक भेदभाव को दिखाता है। और बस जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तब एंट्री होती है गांव के साहूकार सेठ धनीराम की। शामू मजबूर होकर सेठ के पास जाता है। अब सेठ जो सौदा रखता है ना, वो किसी भी पिता की रूह कंपा दे। वो कहता है कि मैं बिना ब्याज के पैसे तो दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर 1 महीने के अंदर पैसे वापस नहीं हुए तो वो शामू की जवान बेटी गुड़िया से जबरन शादी कर लेगा। अब सोचिए शामू के सामने कैसा असंभव विकल्प है। या तो आज अपनी बेटी को भूख और ठंड से तड़पते हुए देखे, या फिर कल उसे इस खौफनाक जाल में ढकेल दे। मजबूरी में आज की जान बचाने के लिए उसे यह भयानक शर्त माननी ही पड़ती है। तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो है ये 1 महीने की डेडलाइन। ये अब उनके सिर पे लटकती हुई एक तलवार बन गई है, बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह जो लगातार टिक टिक कर रहा है। पहले दिन सौदा तय होता है, पेट में रोटी जाती है और घर में आग जलती है, राहत मिलती है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, 15वां दिन आता है और फिर 30वें दिन की ओर बढ़ते हैं, ये प्रेशर बर्दाश्त के बाहर होता जाता है। ये जो समय सीमा है ना, ये कहानी में एक जबरदस्त टेंशन पैदा कर देती है। गुड़िया, जो कि अभी बहुत छोटी है, जब उसे इस सौदे की सच्चाई पता चलती है तो उसका रिएक्शन इस स्थिति के डर को पूरी तरह साफ कर देता है। वो कहती है, आज हमने भूख से तो जान बचा ली, लेकिन 1 महीने बाद मेरी जान की बारी आएगी। जरा उस बच्ची के दिमाग के बारे में सोचिए, जिसे ये पता चल गया है कि जिस आग से वो आज गर्माहट ले रही है उसकी कीमत उसकी अपनी आज़ादी है। लेकिन यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि गुड़िया सिर्फ रोकर बैठ जाने वालों में से नहीं है। यहीं से हमें एक युवा लड़की की सूझबूझ और उसका बिजनेस माइंड देखने को मिलता है। गुड़िया का सर्वाइवल प्लान एकदम सिंपल लेकिन ब्रिलियंट था।
पहला कदम, सेठ के उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके बर्तन और कच्चा माल खरीदना। दूसरा कदम, उस गांव को छोड़ देना जहां उन्हें दुत्कारा गया था और पास के राजपुरा गांव चले जाना। और तीसरा, सबसे बड़ा कदम, अपने पिता के हाथों की वो मशहूर मटन रेसिपी बनाना और बेचना, जिसकी कभी मेलों में खूब तारीफ हुआ करती थी। गुड़िया ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी ढाल बना लिया। अब यहाँ इन दो अलग अलग माहौल का जो कंट्रास्ट है उस पर जरा ध्यान दीजिए। एक तरफ उनका अपना गांव है जो बिल्कुल असहिष्णु है, जहां मदद के बजाय उन्हें ठुकरा दिया गया, जहां खानपान के आधार पर पवित्रता का दिखावा किसी की जान से ज्यादा जरूरी है। और दूसरी तरफ है राजपुरा, एक ऐसा गांव जो सहिष्णु है, जो लोगों को अपनाता है, जहां किसी की जाति या उसके खाने पर सवाल उठाने के बजाय एक अच्छे स्वाद और इंसान के हुनर की कद्र की जाती है। राजपुरा उनके लिए सच में एक नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है। अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। राजपुरा के चौराहे पर एक पुराना किराए का ठेला लगता है और उस पर चढ़ती है एक बड़ी सी देग। सर्दियों की उस ठंडी हवा में जब मसालों की महक और मटन की खुशबू फैलना शुरू होती है ना, तो शुरुआत होती है शामू मटन काट की। वो तालाब किनारे वाली खामोशी और लाचारी अब इस चौराहे की हलचल और एक जबरदस्त नई एनर्जी में बदल चुकी है। ये कोई आम खाने का ठेला नहीं है, ये आज़ादी और अपना सम्मान वापस पाने की एक लड़ाई है। और रिस्पॉन्स देखिए, कमाल का। पहले ही ग्राहक ने जब मटन चखा तो उसके मुंह से बस यही निकला, मसाला बिल्कुल बराबर, मटन एकदम नरम। शहर के बड़े होटल वाले भी ये स्वाद नहीं दे पाते। ये इस बात का पक्का सबूत था कि शामू के हाथों में वाकई जादू था। लोग सिर्फ खाने नहीं आ रहे थे, वो उस स्वाद के दीवाने हो रहे थे। पहले ही दिन से ठेले पर भीड़ जुटने लगी। मतलब गुड़िया का जो प्लान था वो बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। इस बढ़ती हुई कामयाबी के बीच गांव के एक बुजुर्ग रामदीन चाचा की एक बात इस कहानी में और गहराई जोड़ देती है। वो कहते हैं, तू ईमानदारी से कमा रहा है, घबराना मत, जब तक हमारे दांत चलेंगे तेरी देग खाली नहीं रहने देंगे। ये कोई मामूली तारीफ नहीं है, ये दिखाता है कि जब इंसान ईमानदारी और मेहनत से काम करता है तो समाज का एक अच्छा वर्ग हमेशा उसका साथ देता है। शामू को शायद जिंदगी में पहली बार वो इज्जत मिल रही थी जिसका वो सच में हकदार था। खैर, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठेले की शोहरत बढ़ रही थी कि तभी एक दोपहर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक कार उस चौराहे पर आकर रुकती है और उसमें से एक 45-50 साल का अजनबी बाहर निकलता है। वो महज उस देग की खुशबू से खिंचकर वहां आ पहुंचा है। ये जो नंबर 45 है ना, ये सिर्फ एक उम्र नहीं है, ये उन गुजरे हुए सालों का प्रतीक है जो अपने अंदर एक बहुत गहरा राज छिपाए हुए हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, कार से उतरा ये अजनबी आखिर है कौन? जब वो पहली बार मटन का एक निवाला अपने मुंह में रखता है तो वो पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे उस स्वाद में अपनी बचपन की यादें और अपनी माँ कमला के हाथों का स्वाद क्यों महसूस होने लगता है? ये कैसा इत्तेफाक है कि किसी अजनबी को राजपुरा के एक चौराहे का खाना उसके सालों पुराने अतीत में खींच कर ले जाता है। और फिर जब राज खुलता है तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये अजनबी कोई और नहीं बल्कि शामू का अपना सगा बड़ा भाई विजय है। जब बचपन में गांव में भयंकर अकाल पड़ा था, तब मजबूरी में विजय को एक व्यापारी के साथ शहर भेज दिया गया था। छोटे शामू को तो यही लगा था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। दशकों बाद इन दो भाइयों को किसी और चीज ने नहीं बल्कि उनकी माँ की सिखाई हुई उसी पुरानी मटन रेसिपी के स्वाद ने फिर से मिला दिया। ये एक बेहद भावुक कर देने वाला पल है। लेकिन ठहरिए, खुशियां अपनी जगह हैं, पर कहानी का सबसे बड़ा क्राइसिस अभी बाकी है। वो 1 महीने की डेडलाइन अब पूरी हो चुकी है। अगली सुबह सेठ धनीराम बिना बुलाए तालाब वाले घर पर धमक पड़ता है। हालांकि शामू ने ठेले से काफी पैसा जोड़ लिया था, लेकिन वो अभी भी पूरा कर्ज चुकाने की हालत में नहीं था। वो सेठ से सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत मांगता है, लेकिन लालची सेठ साफ मना कर देता है। वो सीधे कहता है कि या तो अभी पूरा पैसा हाथ पर रखो या फिर गुड़िया मेरे साथ जाएगी। संकट एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। और तभी कहानी के असली हीरो की तरह विजय सामने आता है। सेठ की धमकियों का जो जवाब विजय देता है वो सुनने लायक है। वो कहता है, किसी की भूख और ठंड का फायदा उठाकर उससे करवाए गए हस्ताक्षर को कानून की नजरों में मजबूरी कहते हैं, कोई सौदा नहीं। ये डायलॉग सच में एक जोरदार तमाचे की तरह है जो उस लालची साहूकार के अहंकार को चकनाचूर कर देता है। और ये भी साफ कर देता है कि अब श्यामू और गुड़िया अकेले नहीं हैं,
उनका बड़ा भाई उनके बचाव में एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा है। तो विजय ने इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? उसने कोई फालतू बहस नहीं की। उसने सीधे मूलधन के पूरे पैसे नकद में सेठ के हाथ में थमा दिए। 1 रुपया कम नहीं और 1 रुपया ज्यादा नहीं, क्योंकि सौदा बिना ब्याज का ही हुआ था। इसके साथ ही उसने उस घटिया कॉन्ट्रैक्ट को वहीं शून्य कर दिया, फाड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने सेठ को खुलेआम चेतावनी दी कि अगर आगे से किसी गरीब की बेटी पर कागज के दम पर हक जताने की कोशिश की तो पुलिस और अखबारों तक बात जाएगी। सेठ की तो बोलती ही बंद हो गई और वो अपना समूह लेकर वहां से चलता बना। और इस तरह एक खौफनाक रात और एक छोटे से किराए के ठेले से शुरू हुआ इस सफर एक शानदार मंजिल तक पहुंचता है। कुछ ही महीनों के बाद राजपुरा के उसी चौराहे पर अब एक पक्की, शानदार और भीड़भाड़ वाली दुकान है, जिसके ऊपर एक चमकता हुआ नया बोर्ड लगा है, शामूदा ढाबा मटन स्पेशल। देखा जाए तो ये सिर्फ एक दुकान का नाम नहीं है, ये जीत का प्रतीक है। ये विजय की मदद, गुड़िया के शानदार प्लान और शामू के हुनर की वो कमाई है जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बात जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है, वो ये है कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे कड़वी ठंड, सबसे गहरे जख्म और सबसे बड़ी तन्हाई ही इंसान को वहां पहुंचा देते हैं जहां उसका असली हक होता है, बशर्ते वो हार न माने। श्यामू और गुड़िया ने उस बर्फीली रात में हार नहीं मानी और अपना सम्मान वापस हासिल किया। तो क्या सच में विपरीत परिस्थितियां हमें हमारे सबसे मजबूत रूप से मिलाती हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज हमारे सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ।